कार्डियक पैथोलॉजी के एक टॉपिक को शुरू कर रहे हैं हम। फिजियोलॉजी के साथ साथ इसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है पैथोलॉजी को। तो सबसे पहले कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ को हम देखेंगे। अभी काफ़ी सारे हैं तो इनको हम पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे वीडियो को। सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट शंट को देखें। कि हमने इनको ना शंट्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। बाद में हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे और पहले हमने राइट टू लेफ्ट देखना है। राइट टू लेफ्ट शंट की जितनी भी डिजीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इन पेशेंट्स को बच्चों को क्योंकि कॉन्जेनाइटल है तो ये पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मिलेंगे। इनको शुरुआत से ही साइनोसिस होगा, अर्ली साइनोसिस होगा, यानी बाय बर्थ में साइनोसिस होगा। लेफ्ट टू राइट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको बाय बर्थ नहीं होता। तो बाय बर्थ साइनोसिस अगर किसी भी सवाल में दिया हुआ है तो आपने इन कंडीशंस को याद रखना है, जो कि 5T से इसका निमोनिक है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है। और उससे याद रखने का निमोनिक भी दिया है कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस की पैथोलॉजी होती है कि एक ही वेसल होती है, तो ये नंबर 1 पे। ट्रांसपोजिशन में 2 वेसल्स की जगह स्विच हो जाती है, तो ये नंबर 2 पे। ट्राई कस्पिरेटेजिया क्योंकि ट्राई 3 से शुरू हो रहा है तो ये नंबर 3 पे। टेट्रालजी ऑफ फ्लो 4 टेट्रा इसके नाम में आया तो ये 4th पे। और टोटल नॉमनस पल्मोनरी वेनस रिटर्न में क्योंकि 5 लेटर्स होते हैं तो ये नंबर 5 पे। तो बेसिकली इनको ब्लू बेबीज भी कहा जाता है, और क्योंकि ये साइनोटिक पेयर होते हैं बचपन में, और ये जो है पीरियडली डायग्नोस भी हो सकते हैं और आफ्टर बर्थ भी इनको डायग्नोस किया जा सकता है। इनकी अर्जेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्योंकि साइनोटिक होते हैं। आपको पता है कि राइट साइड जो है हार्ट की वो होती है डीऑक्सीजेटेड ब्लड है, तो अगर वो ही बॉडी में सप्लाई हो रही है तो उसकी अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए होगी। या तो उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे या तो हम पीडीए को ओपन कर देंगे। ये चीज़ें साथ में होती है। ऐसे पीडीए को ओपन इसलिए करता है क्योंकि बर्थ के बाद एक ही ऑक्सीडेटिव ब्लड का सोर्स होता है बेबी के पास या पेशेंट के पास, और वो सोर्स होता है टीडीए, जो कि एओर्टा से आपके पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रही होती है। तो यही जो है वो सोर्स होता है एक बेबी के पास। तो उसमें क्या होता है कि एओर्टा से जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाती है और फिर वापस से ये रिवर्स होने लगती है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, एओर्टा के अंदर आती है। तो इस ऑक्सीजन ब्लड का एक ही सोर्स होता है। तो हम या तो इसे मेंटेन करते हैं या तो हम जो है उनकी सर्जिकली उनकी पैथोलॉजी को सही करते हैं। पैथोलॉजी काफ़ी ईजी है। सबसे पहले परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस देख लेते हैं। आपको पता है कि 2 ट्रंक होती है, एक एओर्टा होता है, एक पल्मोनरी ट्रंक होती है। इसमें जो है एक ही ट्रंक होती है आपकी, डिवाइड ही नहीं होती। एओर्टिक को पल्मोनरी सेप्टम बनता है जिसकी वजह से एक जो ट्रंक होती है वो इस सेप्टम की वजह से डिवाइड होती है। तो एक एओर्टा बन जाती है और एक पल्मोनरी आर्टरी बन जाती है। तो इसमें होता ये है कि ये जो सेप्टम है ये नहीं बनता, तो एक ही वेसल जो है वो बन जाती है। अब जब एक ही वेसल बनेगी तो फिर आपको पता है कि ऑक्सीजनेट कौन सी करेगी और बॉडी की तरफ कौन सी लेके जाएगी। तो ये डिवीजन नहीं हो पाती और इससे जो है ना सर्कुलेशन खराब हो जाती है। इन पेशेंट्स में अक्सर वीएसजी भी होता है। ये आपने याद रखने की इस कंडीशन के अंदर ये होता है, ज़्यादा टेस्टेड नहीं होती है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स इन बॉडी डक्ट्स, उसमें ये होता है कि एओर्टा जो है वो स्विच हो जाता है, इस तरफ चला जाता है। जैसे कि एओर्टा वैसे यहाँ होना चाहिए लेकिन वो राइट वेंट्रिकल से खुल रहा है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से खुलती है। तो इसमें ये साइकिल बन जाती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल लंग्स की तरफ भेजेगा और वापस इसी के अंदर ही आएगा, और ये वापस लंग्स के अंदर भेजेगा और ये साइकिल चलती रहेगी। ये साइकिल यहाँ चलती रहेगी, और जो राइट वेंट्रिकल है ये बॉडी की तरफ भेजेगा, और फिर बॉडी वापस से जो है राइट वेंट्रिकल में भेजेगी, और फिर ये साइकिल यहाँ चलती रहेगी। तो ब्लड ऑक्सीजनेट ही नहीं होगा। जो बॉडी की तरफ जाने वाला है वो ऑक्सीजनेट ही कभी नहीं होगा, वो सिर्फ अपने आप में ही जो है घूमता रहेगा, लंग्स की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज़ की तरफ कभी जाएगा ही नहीं, वो अपने आप में ही घूमता रहेगा। ये खतरनाक एक अलामत है। तो इसके अंदर बस ये आपको बताया हुआ है कि ये कंपैटिबल नहीं होती लाइफ के साथ, और इसमें पीडी और वीएसटी वगैरह होते हैं जो कि थोड़ी बहुत मिक्सिंग को अलाउ करते हैं, लेकिन जो है इट्स नॉट इनफ। तो आपको इसको सर्जिकली सही से सही करना पड़ता है। इसमें एक आपको साइन मिलता है चेस्ट एक्सरे के ऊपर जिसे एग ऑन अ स्ट्रिंग साइन कहते हैं। एग ऑन अ स्ट्रिंग साइन कहते हैं। और इसमें बस ये होता है कि मीडियास्ट्रम जो सुपीरियर होता है वो थोड़ा नैरो बन जाता है। कि जैसे कि हम इसकी बात करें, अगर इस पिक्चर में दिया हुआ हो तो
पिक्चर मेरे ख्याल से ईको की पिक्चर है। तो आपको बताया हुआ है कि इसमें देखिए आप राइट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। लेकिन ये जो है एगोनल स्ट्रिंग आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने कभी भी नहीं देखा कि पेपर में आया हो या टेस्ट किया हो। तो आपने बस इसकी पैथोलॉजी याद रखनी है और तो कुछ नहीं होता, सर्जिकल इंटरवेंशन होता है बस। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल्व ही नहीं बनता, एब्सेंस होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व एब्सेंस होता है तो राइट वेंट्रिकल काफ़ी छोटा होता है। राइट वेंट्रिकल बेसिकली होता ही नहीं है, मतलब काफ़ी छोटा होता है। अब राइट वेंट्रिकल नहीं होगा तो ब्लड फिल नहीं होगी, ब्लड फिल नहीं होगी तो अब लंग्स की तरफ नहीं जाएगी और फिर जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जाएगी, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं जाती। अच्छा, इन सब सब डिजीज़ेज़ में ना वीएसजी और पीडीए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे तकरीबन, तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है याद रखने वाला। अब राइट एट्रियम की हाइपरट्रोफी ये दिखाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल तो है नहीं, तो ये इसकी हाइपरट्रोफी नज़र आती है ईसीजी के अंदर, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बाय फार अभी आने वाली है जो कि टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लो है। टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लो बेसिकली इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप बिगिनिंग याद रखें कि क्या होता है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है। पल्मोनरी स्टेनोसिस से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और क्योंकि एओर्टा ओवरराइडिंग होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, यानी कि हम 4 को पहले गिन लें, लाइक 1 2 4 3 अगर हम चलें, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है। तो क्या होता है कि अब लंग्स के अंदर जा नहीं रही ब्लड, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो बॉडी में उसको सर्कुलेट करवाएगी, तो बॉडी में साइनोटिक ब्लड जा रही है या ऑक्सीडेटेड ब्लड जा रही है, सेमी में साइनोसिस हो जाएगी। एओर्टा ओवरराइड कर रहा होता है, ये बेसिकली आपके राइट वेंट्रिकल की तरफ आ रहा होता है। आपको डायग्राम्स दिखाओ तो ये राइट वेंट्रिकल की तरफ यहाँ पे आ रहा है एओर्टा। तो इसमें 4 चीज़ें आपने याद रखी है। ये ईजी डिसऑर्डर है, ऐसा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको याद रखना है कि इसके अंदर ना स्पेल्स आते हैं बच्चों को, टेट स्पेल्स के नाम से कहते हैं कि वो अगर रो रहे हो या उन्हें फीवर हो या एक्सरसाइज हो, तो पल्मोनरी जो स्टेनोसिस है, क्योंकि उसकी वजह से प्रेशर पहले से ही पल्मोनरी प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ है और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रही है। जब वो रोएंगे या उनको फीवर होगा या एक्सरसाइज होगा, तो वो पल्मोनरी प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा बहुत भी जो ब्लड जा रहा था ना वो नहीं जाएगा और सारा ब्लड जो है लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। इस वजह से उस वक्त जो बेबी होता है वो अचानक से जो है वो साइनोटिक अपीयर करने लगता है। जैसे कि सवाल में कहेंगे कि वो रो रहा है और वो साइनोसिस हो गई है, वो ब्लू नज़र आ रहा है, या वो फील कर रहा है तो उसको ब्लू नज़र आ रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है तो ब्लू नज़र आ रहा है। उसका सोल्यूशन ये है कि वो जब स्क्वाटिंग पोजीशन में हम उसको लेके आएंगे तो उसकी साइनोसिस खत्म हो जाएगी। तो ये सवाल में आइडेंटिफाई करने का एक क्लू हो सकता है। वो ख़त्म इसलिए होगी कि स्क्वाटिंग से जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है। स्क्वाटिंग से क्या होता है कि आफ्टरलोड बढ़ जाएगा आपका, आफ्टरलोड बढ़ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्योंकि ब्लड हाई टू लो जाती है, तो पहले तो क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो उसे लेफ्ट की तरफ आ रही थी। अब लेफ्ट का प्रेशर जब आप बढ़ा दोगे स्क्वाटिंग की वजह से, तो वो राइट में आएगी, और फिर ये स्टेनोसिस को पास करती है ज़बरदस्ती, वो लंग में जा सकती है और साइनोसिस खत्म हो सकती है। ये उसका जो है वो एक मैकेनिज्म है, काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म है, नेचुरल तरीका है। और 22q11 जो है सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएटेड होता है। आप ये डिसऑर्डर देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली टोटल नैमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न में वेन जो है वो उसूलन लेफ्ट हार्ट को ड्रेन के पास जानी चाहिए, लेकिन वो राइट हार्ट को चली जाती है। अब इससे ये होता है कि जो ऑक्सीजन ब्लड चाहिए बॉडी को, वो वापस राइट में जा रही है और फिर वो लंग्स में वापस जा रही है, तो एक साइकिल वो फिर से एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो इसमें जो है वो बेसिकली एएसडी भी होता है, पीजी भी होता है सब में, और साइनोसिस इसलिए हमें मिलती है प्रेशर, क्योंकि ब्लड जो सिस्टम वाइज जानी चाहिए उसको वो ऑक्सीडेटेड होती नहीं है, तो इस वजह से फिर उसमें साइनोटिक ब्लड आती है। चाहे एफटी नॉर्मली भी इन्होंने दी हुई है, वैसे तो ये ज़्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन इसमें ये होता है कि जो पेशेंट्स लिथियम टैक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जो मदर्स होती हैं लिथियम को यूज़ कर रही होती है। लिथियम बेसिकली आपका मूड स्टेबलाइजर है, बायपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होता है। तो लिथियम को जो यूज़ कर रही होती है उनका क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल बनता ही नहीं,
जैसे कि ट्राइकस्पिड एट्रिशिया में राइट वेंट्रिकल नहीं बनता और सिर्फ एक एट्रिया ही होता है, और इस वजह से फिर साइनोसिस आपको मिलेगी, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा और साइनोसिस आपको मिलेगी। तो बेसिकली ट्राइकस्पिड एट्रिशिया वाले पूरा सिस्टम है, लेकिन ये लिथियम से एसोसिएटेड है और ये हाई यील्ड है, ये आपको याद है, हाई यील्ड इंडिकेशन।